हाय फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको सिविल सेवा के बारे में। बहुत ही एक्साइटिंग जॉब कैरियर जो वर्तमान समय में देश में इससे बेहतर कैरियर सेवा कुछ नहीं है। लेकिन इसके विषय में जितनी भ्रांतियाँ हैं उतनी भ्रांतियाँ भी किसी और सेवा के संबंध में काफ़ी कम है। तो आज इन्हीं सारे पहलुओं पर एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे होता है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, इन्हीं सारे विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे इस पूरे सेशन के दौरान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिविल सर्विसेज जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे ये ख्याल आता है आपके सामने, एक लग्जरियस लाइफ कैरियर सब कुछ आपको नज़र आने लगता है। फ्रेंड्स, इस चीज़ की तैयारी के पहले आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि एग्ज़ाम कैसे होता है, कब होता है, कितने तरीके से होते हैं, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या छोड़ना चाहिए, ऐसे तमाम पहलू हैं जिन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। विशेषकर इसकी परीक्षा की प्रणाली क्या होती है, परीक्षा कितने चरणों में लिए जाते हैं, कौन कौन सी पाठ्य पुस्तकें उसमें सहयोगी हो सकती हैं, किस प्रकार की तैयारी रखनी चाहिए, किस तरीके से समय प्रबंधन करना चाहिए, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ग्रुप स्टडी करना चाहिए या इंडिविजुअल पढ़ाई करनी चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, टाइम टेबल के साथ पढ़ना चाहिए। ऐसे तमाम सवाल होंगे जो आपके जीवन में चलते होंगे, क्योंकि सबको यही लगता है कि सिविल सेवा का अर्थ है कि बहुत पढ़ना पड़ता होगा। तो आज ऐसे तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस पूरे सेशन के दौरान, जिसकी शुरुआत हम लोग करेंगे इस एग्ज़ाम के प्रणाली के साथ, अर्थात एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं। सबसे पहले की परीक्षा की प्रणाली जो सिविल सर्विसेज के लिए ली जाती है भारत में, ये दो स्तर पे ली जाती है। एक स्तर होता है यूपीएससी का, जहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग देश के सर्वोच्च पद के लिए अधिकारियों का चयन करता है, जैसे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, ऐसे तमाम लोगों का चयन संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। जबकि राज्य स्तर पे प्रत्येक राज्य का अपना एक लोक सेवा आयोग होता है। जैसे बिहार के लिए बिहार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, वैसे ही तमाम स्टेट के लिए ऐसी लोक सेवा आयोग होते हैं जो अपने राज्य स्तरीय सर्वोच्च पदों का चयन करते हैं, जिसमें एसडीएम, डीएसपी जैसे पोस्ट आते हैं। दूसरी ओर अगर आप तकनीकी तौर से देखें तो पूरे देश में सामान्य तौर पे जो यूपीएससी पैटर्न फॉलो करता है वही पैटर्न सारे स्टेट कमीशन फॉलो करते हैं। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो पूरे देश में एक ही प्रकार की परीक्षा प्रणाली है, जिसे हम लोग त्रिस्तरीय परीक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे पहले लेवल पर पीटी होता है, उसके बाद मेंस की परीक्षा होती है और फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। और एक बार अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत शानदार कैरियर आपका इंतजार कर रहा होता है। आइए इसके विषय में और जानकारी लेते हैं। जो त्रिस्तरीय परीक्षा प्रणाली होती है, इसमें सबसे पहला चरण आता है आपका प्रारंभिक की परीक्षा का, जो वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होता है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें दो पेपर होता है, जिसमें पेपर 1 जिसका संबंध सामान्य अध्ययन से होता है या 2 घंटे का होगा। इसमें 200 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और इसके लिए निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। जबकि जो दूसरा पेपर होगा वो बेसिकली एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसे हम लोग सीसेट के नाम से जानते हैं। इसमें आपको क्वालिफाइंग करना होता है, यह भी 2 घंटे का होगा, 200 अंक का होगा, इसमें भी निगेटिव मार्क होगा। ध्यान रखिएगा, सीसेट का पेपर क्वालिफाई करने के बाद ही सामान्य अध्ययन का पत्र चेक किया जाएगा और उसके आधार पर ही आपका मेरिट तय किया जाएगा। सामान्य तौर पर अगर देखें तो सामान्य अध्ययन के पेपर को यूपीएससी जो कैटेगराइज करता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है करंट अफेयर्स का। दूसरा, भारत के इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। भूगोल के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं जो भारत और विश्व से संबंधित हो सकते हैं। इसके अलावा भारत की राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थात मोटे तौर पर अगर कहें तो संविधान से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी अर्थात इंडियन इकोनॉमी पे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। एक अलग से टॉपिक जोड़ा गया है आपके सिलेबस में, जिसको हम लोग पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम परिवर्तन से संबंधित इत्यादि मान सकते हैं। अर्थात एक बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक हो सकता है जो बर्निंग इशूज के फॉर्म में भी शामिल। दूसरा है सामान्य विज्ञान का, जहां से प्रश्न सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को शामिल किया जाता है। ध्यान रखना है कि पिछले 2-3 वर्षों से सामान्य ज्ञान से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या कम कर दी गई है और इसके जगह पर कई बार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वैसे प्रश्न को पूछ दिया जा रहा है जो करंट अफेयर्स में आते हैं, अर्थात करंट अफेयर्स वाले सेक्शन को भी इसमें रखा गया है। एक
बात ध्यान रखनी चाहिए इस पूरी तैयारी के दौरान, जब आप प्रारंभिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इसमें जो सबसे पहले आपको बताया गया अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की समसामयिक घटनाक्रम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई घटनाक्रम घट रहा हो तो उससे संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई ज्योग्राफिकल फेनोमेना या ज्योग्राफिकल लोकेशन न्यूज में आ रहा हो तो उस पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से पर्यावरण या फिर बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल वार्मिंग जैसे जितने तमाम कंसेप्ट हैं जो न्यूज़ में रहते हैं उनको ध्यान में रखना है। अर्थात जब आप इस पूरे पेपर की तैयारी करें तो आपकी तैयारी के दौरान दो खंड क्लियर होने चाहिए, एक वह जो ट्रेडिशनल पार्ट है और दूसरा वह जो इसका डिटेल पार्ट है जो करंट अफेयर से जुड़ करके आ रहा है। तभी आप इसकी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी इन दोनों का, ट्रेडिशनल का और करंट अफेयर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करके वो आपसे पूछेगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप सीसैट की बात करें तो सीसैट में ज़्यादातर आपको एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो यूजुअली हर कोई जानता है उसके विषय में, कि उसमें मैथमेटिक्स पूछे जाएंगे जिसका संबंध अरिथमेटिक से होगा, कुछ रीजनिंग के प्रश्न होंगे, थोड़ी बहुत अंग्रेजी हो सकता है, कुछ उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग हो सकती है। और ऐसे जो तमाम टॉपिक होते हैं वो सामान्य प्रकृति के होते हैं। चूंकि इसमें आपको स्कोर कितना भी कर लीजिए मेरिट लिस्ट में ये ऐड नहीं किया जाएगा, इसलिए इसमें आपको पास होने भर का नंबर चाहिए होता है। तो छात्र इसी चीज़ को ध्यान में रखकर इसको प्रिपेयर करें कि अपने आप को सेव कर लें, और बाकी की चीज़ें वो जितना स्कोर करना चाहते हैं वो जनरल स्टडीज़ में करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद छात्रों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है जो एक रिटन परीक्षा होता है। अर्थात इसमें आपको लिखना पड़ेगा। सामान्य तौर पे देखिएगा तो जितनी भी सीटें होती हैं उससे लगभग 12 से 15 गुना लोगों को इसमें बुलाया जाता है। अर्थात अगर 1000 सीट यूपीएससी ने दिया है तो आपको 15,000 लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में आप किसी भी लैंग्वेज में कोई भी माध्यम से आप एग्जाम दे सकते हैं। इसमें कई पेपर होते हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपलसरी पेपर, इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। और इसके दो पेपर होंगे, एक अंग्रेजी का हो सकता है और दूसरा हिंदी का हो सकता है, या हिंदी की जगह कोई दूसरी भाषा हो सकती है। ध्यान रखिएगा यह ग्रामर का टेस्ट होता है, इसमें 10th क्लास तक के ग्रामर आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वालिफाई करने के बाद अगर इसका पेपर का इवैल्यूएशन हो जाए उसके बाद ही आपको दूसरे पेपर का इवैल्यूएशन होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पेपर आता है जिसमें हम लोग एस्से को रख सकते हैं। इसके बाद सामान्य अध्ययन का पेपर आएगा। सामान्य अध्ययन में अगर देखेंगे तो सामान्य अध्ययन के बाद वैकल्पिक विषय का पेपर रखा जाता है। सामान्य अध्ययन में 4 पेपर रखे जाते हैं। उस 4 पेपर में से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पेपर 1 में विरासत, भारत की जो विरासत रही है, जो संस्कृति रही है, इसके अलावा विश्व का इतिहास और समाज। तो टेक्निकली अगर देखें तो पेपर 1 मॉडर्न इंडिया से लेकर के वर्ल्ड हिस्ट्री तक को कवर करता है। इसके अलावा इसमें ज्योग्राफी का भी पार्ट कुछ हद तक कवर किया जाएगा, सोसाइटी के बारे में कवर किया जाएगा। और दूसरा पार्ट इसमें आता है जो सेकेंड पेपर के फॉर्म में आएगा, जिसमें आपको शासन व्यवस्था, संविधान, शासन, राजनीतिक प्रणाली अर्थात इंडियन पॉलिटी के बारे में और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। फिर थर्ड पेपर को अगर आप देखिए तो इसका संबंध टिपिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडियन इकोनॉमी के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है। नए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार चर्चा में रहते हैं, उनको भी इसमें शामिल करने की कोशिश की गई, जैसे जैव विविधता, पर्यावरण, ऐसे सारे टॉपिक आपके थर्ड पेपर में आ जाते हैं। फोर्थ में अगर आ जाइए तो यह बिल्कुल नया पेपर है जो नई तरीके से डाला गया है, जिसका पढ़ाई भारत के किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होती है। मोरालिटी का टेस्ट करता है, जिसमें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि की जांच की जाती है। अर्थात ये मोरल वैल्यूज को टेस्ट करता है। अगर टोटल सामान्य अध्ययन के 4 पेपरों को अगर आप देखें तो इसमें से पेपर 1 को छोड़ दिया जाए तो बाकी दूसरा और तीसरा ऐसा पेपर है जिसका डायरेक्ट रिलेशन करंट अफेयर्स के साथ है। इसमें उन तमाम पहलुओं को जो चर्चा में रहते हैं उनको उनसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ तक कि जो सामान्य अध्ययन का पहला पेपर है उसमें भी अब कोशिश हो रही है कि जो घटनाक्रम है, नई घटनाक्रम जो घट रहे हैं उसके साथ परंपरागत तरीके से जो ज्ञान है उसको मिला करके पूछा जाए। इसी प्रकार से अगर आप वैकल्पिक विषय में अगर देखें तो वैकल्पिक विषय में 2 पत्र होते हैं, जिसमें प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 कहा जा सकता है। अगर टोटल नंबर का अगर बात करें तो इन्हीं 7 पेपर पर सारे मार्क्स होते हैं, तो 250 अंकों का यह पेपर होता है, जिसमें से 1750 नंबर के होंगे। रिटन परीक्षा है मुख्य परीक्षा, तो ध्यान रखना है कि आपको अपनी लेखन शैली पे ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए। तो प्रश्न का उत्तर देते समय ध्यान ये रखना है कि जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए, किसी प्रकार का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। अर्थात आप एक ही बात को दूसरे तीसरे तरीके से लिखने की कोशिश न करें। लिखने के दौरान हमेशा ध्यान रखें कि उचित शब्द सीमा का पालन करें, क्योंकि शब्द सीमा में तभी आप लिख सकते हैं जब आपने बेहतर तैयारी की होगी, बेहतर प्रबंधन किया होगा।
उत्तर लिखते समय अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट्स में लिखें। ध्यान रखिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लिख सकते हैं। कोशिश करें कि अगर पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो पैराग्राफ छोटे छोटे हो, अगर पॉइंट्स में लिख रहे हैं तो पॉइंट्स भी स्पष्ट होने चाहिए। उत्तर लिखते समय ध्यान ये रखना है कि कभी भी ज़्यादा विस्तारित उसको न करें, क्योंकि आपको शब्द सीमा का पालन करना है और जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है प्रश्न में उसके अनुसार आपको उत्तर करना है। ध्यान रखिए कि सामान्य तौर पे यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के एक पेपर में लगभग 4000 से लेकर 5000 शब्द आपको लिखने पड़ते हैं। 3 घंटे का समय आवंटित किया जाता है इसके लिए। तो आपकी लेखन शैली बहुत ही बेहतर होनी चाहिए, तभी आप उसको लिख सकते हैं। यूजुअली सामान्य तौर पे अगर आप देखिएगा तो प्रत्येक प्रश्न के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें पहले पार्ट में हम लोग बोलते हैं कि आप उस क्वेश्चन को आंसर लिखने के लिए ओपनिंग ऑफ द क्वेश्चन है जो आप स्टार्ट ले रहे हैं। उसके बाद आते हैं जब क्वेश्चन जिस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, मेन उसका जो बॉडी है उस पार्ट पे आप आते हैं और बाद में आप उसके विषय में अपना मत लिखते हैं, अन्यथा आप उसको अवॉइड करते हैं। तो जैसा प्रश्न रहेगा, जैसे प्रश्न की प्रकृति रहेगी, आपका उत्तर यथासंभव उसके अनुरूप होना चाहिए, तभी आप उसका आंसर अच्छी तरीके से दे पाएंगे और तभी आप उस पर नंबर ले पाएंगे। मुख्य परीक्षा में एक सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है कि निबंध कैसे लिखे जाए। निबंध के लिए सबसे जरूरी जो मुझे लगता है कि इसका जो संबंध है, जो भी विषय आप चुनना चाहते हैं उन सारे विषय को पहले ही डिसाइड कर लीजिए। सामान्य तौर पे राजनीति और समाज ये ऐसे विषय हैं जो हर किसी को सूट करते हैं, हर कोई इसके विषय में कुछ ना कुछ जानता है। तो आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि पहले ऐसे एरिया को सिलेक्शन कर ले और उसके अनुसार आप अपनी तैयारी शुरू करें। लिखने के पहले ध्यान रखें कि सबसे पहले जब भी किसी टॉपिक को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो बहुत अच्छे से उसको समझ लीजिए और उसके बाद सबसे ज़रूरी है कि आप एक पूरा का पूरा रफ कार्य कीजिए। जितना भी समय में आपको एस्से को लिखना हो उसका आधा समय कम से कम आप दीजिए उसका रफ तैयार करने का। रफ तैयार करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा हो, आप जो भी सोच रहे हैं उसके बारे में, अगर उस विषय के बारे में आपको उसके कारण नज़र आ रहे हैं तो कारण लिख दीजिए, अगर आपको उसका परिणाम नज़र आ रहा है तो परिणाम लिख दीजिए, अगर उसकी परिस्थितियां नज़र आ रही है तो परिस्थितियां लिख दीजिए। जो भी चीज़ें आ रही हैं, जैसे भी आ रहा है, आप उसको कॉपी पे लिखते चले जाइए। एक बार जब ये सारे के सारे रॉ मटेरियल आपके नोटबुक पे आ जाएंगे, उसके बाद आपका काम होता है कि इन सारी चीज़ों को, जो थॉट्स आपके रहे हैं उस विषय के बारे में, उन सारे थॉट्स को अरेंज करने का काम आपका रह गया है। तो बाद वाला पार्ट सिर्फ अरेंजमेंट का होता है, जिसको हम लोग प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो एस्से लिखते समय ध्यान रखना है कि एस्से की जो भाषा होनी चाहिए वो काफ़ी प्रभावी होनी चाहिए, उसमें एक फ्लो दिखना चाहिए, पढ़ने वाला को मज़ा मिलना चाहिए, आनंद आना चाहिए, तभी उसको वो एस्से में मार्क्स दे पाएगा। अर्थात जिस विषय पे आप लिख रहे हो उसमें अपने पढ़ने वाले को बांध लेना है आपको, और ये तभी आएगा जब आप इसके बारे में इससे लगातार आप प्रयास करेंगे। बेहतर एस्से लिखने का मतलब यही है कि आपका नॉलेज अच्छा है, आपका एनालिसिस कैपेसिटी अच्छा है, आप बहुत अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को सोच सकते हैं, तभी आप उस पर लिख सकते हैं। अर्थात सामान्य अध्ययन आपका जितना अच्छा होगा उतनी बेहतर तरीके से आप एस्से को लिख सकते हैं। एस्से लिखते समय बाकी चीज़ें ध्यान यही रखना है कि आपका एस्से पैराग्राफ में होना चाहिए, जितने भी डायमेंशंस उसके हो सकते हैं वो सारे डायमेंशंस लिख सकते हैं आप। यहाँ पे आप सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसकी आलोचना ना करें। जबकि सामान्य तौर पे हम लोग ये मान करके चलते हैं कि जब सामान्य अध्ययन का विषय आएगा तो वहाँ पे सरकार की आलोचना करने से आपको बचना चाहिए। उसका कारण यह है कि पहली चीज़ यह है कि सरकार कोई भी पॉलिसी अगर फॉर्मुलेट करती है तो वो पूरे देश में लागू होती है, और वैसे सारे कार्यक्रम जो सरकार तय करती है बहुत सारी परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, बहुत सारे कारक ऐसे होते हैं जो बिगड़ जाते हैं, जो जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है, इसलिए कई बार अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता है कि वह चीज़ गलत थी। लेकिन जब आप एस्से में लिख रहे होते हैं तो एस्से में आपकी अपनी मौलिकता झलकनी चाहिए, और वो कहीं से भी आप ले सकते हैं। अगर उसमें सरकार की सकारात्मक आलोचना करनी है तो बिल्कुल की जा सकती है। निबंध लिखते समय ध्यान ये रखना है कि सामने वाला जो पढ़ रहा हो उसको पढ़े, तो पढ़ेगा वो तभी जब उसको भाषा आपकी बोधगम्य होगी, जब आपकी लिखावट साफ सुथरी होगी, जब आप छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखेंगे तभी वो पढ़ेगा, अन्यथा उसको वो अवॉइड करेगा। लिखते समय आप उस विषय से सकारात्मक नकारात्मक हर प्रकार के विचार आप दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसमें किसी प्रकार के आंकड़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आंकड़े हमेशा निबंध को बोझिल बनाते हैं, इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आंकड़े हैं वह एक प्रवाह में आए तो ज़्यादा बेहतर है। मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार में ध्यान रखना है कि जितनी सीटें होंगी लगभग उस पर 2 से 2.5 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। अर्थात अगर 1000 सीट है तो
2000 से लेकर के 2500 के बीच में स्टूडेंट्स को बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में जितने मार्क्स आपको मिलेंगे दोनों को ऐड करके आपका मेरिट तय किया जाएगा और उसी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब साक्षात्कार के लिए देखिए, यह एक पर्सनालिटी का टेस्ट है। पर्सनालिटी बचपन से सबका विकसित होता है, आप इसकी तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ध्यान ये रखना है कि कुछ एरियाज हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जहां से वो ज़्यादातर सवाल आपसे पूछ सकते हैं। पहली चीज़ होती है आपकी बायोडाटा के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं। जब बायोडाटा कहा जा रहा है तो आपको हर चीज़ अपने बारे में पता होना चाहिए, आपके स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने कॉलेज के बारे में, स्कूल के बारे में, वहाँ से कौन कौन लोग पढ़े हैं, किस प्रकार की पढ़ाई होती है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका हॉबीज़ क्या है, आपने किस ऑप्शनल को चुना है, क्यों चुना है, ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जनरल स्टडी में जो करंट अफेयर्स में जितनी भी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उन सब के विषय में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर टाइम ऐसी कोशिश होती है कि जो वर्तमान में घटनाक्रम चल रहा होता है उस पर बोर्ड आपके साथ चर्चा करना चाहता है। ध्यान रखिएगा, यह ज्ञान का टेस्ट नहीं है। सामान्य तौर पर हम लोग साक्षात्कार को यह मानते हैं कि यह भी एक प्रकार का ज्ञान का टेस्ट है, लेकिन नहीं, यह एक पर्सनालिटी टेस्ट है। अर्थात वो देखना चाहता है कि जिस अभ्यर्थी को वो एक अधिकारी के रूप में चुनना चाहते हैं, क्या वह इस योग्य है कि जब फील्ड में पहुंचे, जब वो मैदान में पहुंचे, तब वहां जा करके वह एक अधिकारी के रूप में आम जनता के द्वारा स्वीकार्य होगा, आम जनता के ऊपर वह अपना प्रभाव छोड़ पाएगा। ऐसे लोगों की जांच वो करते हैं, न कि आपका ज्ञान का टेस्ट करने बैठे। क्वेश्चन पूछना, कई प्रकार के डिबेट करना, यह जस्ट आपके साथ इंटरेक्शन का एक माध्यम है, जिस इंटरेक्शन से वो आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करना चाहते हैं कि वास्तव में आप कैसे हैं, आप फ्लेक्सिबल हैं, आप रिजिड हैं, आप कितने हम्बल हैं, आप कितने तरीके से लोगों के दुख दर्द को हैंडल कर सकते हैं, सरकार की बात को कितनी अच्छे से पहुंचा सकते हैं। यही वो चीज़ जानना चाहते हैं, न कि आपके ज्ञान का टेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर साक्षात्कार को भी हम लोग ज्ञान का टेस्ट मानते हैं, जो गलत है। दूसरी विषय है कि इसमें अगर आपने जो ऑप्शनल लिया है उससे संबंधित विषय भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अर्थात कुछ एकेडमिक्स भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ वैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो जनरल स्टडीज़ के सामान्य अध्ययन का जो करंट अफेयर्स का पार्ट है उससे हो सकता है, और कुछ क्वेश्चन बायोडाटा से हो सकता है। ध्यान रखिए कि यह आत्मविश्वास का टेस्ट है, तो इसमें आपकी अभिव्यक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आप में क्षमता होनी चाहिए कि आप अपनी बात सामने वाले तक स्पष्ट शब्दों में पहुंचा सकें। आपकी विचार संप्रेषण क्षमता बेहतर होनी चाहिए। आप जब भी कुछ बात कहें तो आपकी बात तार्किक होनी चाहिए और ईमानदारी पूर्वक आपको अपनी बात रखनी चाहिए। अगर आप बोर्ड में किसी प्रकार की गलती करते हैं या किसी प्रकार के ऐसी तथ्य बोल जाते हैं जो आपको लगता है कि नहीं बोला जाना चाहिए, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, और बोर्ड इसको सकारात्मक रूप में लेता है कि गलती इंसान से ही होती है। अगर आपने गलती की है तो आप उसको करेक्ट कर रहे हैं। दूसरे शब्द में अगर कहा जाए तो साक्षात्कार की तैयारी नहीं की जा सकती है, आपको पहले से इसके लिए प्रिपेयर्ड होना होगा। या फिर यूं कहें कि यह एक ऐसा एग्जाम का प्रणाली है जिसमें जो इंटरव्यू होता है वो सबसे अंत में होगा, लेकिन उसकी तैयारी सबसे पहले प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद अगर आते हैं तो ये तो तमाम हो गई परीक्षा प्रणाली के बारे में। अब इसको पढ़ाई कहाँ से किया जाए मित्रों, इसके लिए सबसे साधारण सी चीज़ है कि दो पार्ट में आप पढ़ाई को ब्रेक कर लीजिए। एक वह जो परंपरागत ज्ञान है और दूसरा वह जो करंट अफेयर से जुड़ करके आपको मिलेगा। परंपरागत ज्ञान के लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स को देख सकते हैं, जैसा कि आपको लिस्ट दिखाया जा रहा है। एनसीईआरटी की सारी किताबें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, बशर्ते कि आप उसको अपने सेक्शन के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हो सकते हैं जिसको टेक्स्ट बुक के रूप में आप रेफर कर सकते हैं, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में कोशिश आपको करनी चाहिए कि जो करंट अफेयर में जो भी चीज़ें घट रही है उस पर बहुत अच्छा पकड़ आप रखें, और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि करंट अफेयर के चीज़ों को आप जोड़ सकें अपने सामान्य अध्ययन की जो भी आपने पढ़ाई की है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए एक पेपर जिसका नाम है द हिंदू। द हिंदू से देखा जाता है कि सामान्य तौर पे जो प्रारंभिक परीक्षा है और मुख्य परीक्षा में जितने भी टॉपिक्स को हिंदू एक साल में कवर करता है, लगभग 90% क्वेश्चन जो होगा वो वहीं से होगा। अर्थात आपकी तैयारी के सेंटर पार्ट में अगर कोई चीज़ घूमेगा तो वो हिंदू घूमेगा। हिंदू को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। दूसरा सवाल आता है कि पढ़ाई कैसे करें। फ्रेंड्स, पढ़ाई करते समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ तो यह है कि स्वाध्याय पर बोलते हैं, सेल्फ स्टडी से बेस्ट कोई भी स्टडी नहीं है। पढ़ते समय जो बाज़ार में जो किताबें मिलती हैं उनमें हमेशा अच्छे लेखक का जो टेक्स्ट बुक हो उसको पढ़िए।
पढ़ी हुई चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, ना कि रटने का। और जब भी चीज़ों को आप समझें उस पर बार बार आप लिखने का प्रयास करते रहें, क्योंकि आपका मुख्य परीक्षा बिल्कुल लेखन का परीक्षा है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वह सारे के सारे तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्कि प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न की दो प्रकृति होती है, एक तथ्यात्मक होता है और दूसरा एक संकल्पनात्मक होता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग किसी दूसरे स्लाइड में चर्चा करेंगे। ध्यान यही रखना है कि जो तथ्यात्मक होगा उसको तो आप रट सकते हैं, लेकिन जो संकल्पनात्मक प्रश्न होंगे वो आपकी समझ आधारित होंगे, और इसे सॉल्व करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप उसको लिख सकते हैं, तभी आप उसके बारे में सही सही उत्तर बता सकते हैं। अर्थात इस पूरी पढ़ाई के दौरान आपको दोनों चीज़ें, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, दोनों को एक साथ तैयारी अगर आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि एक ही पढ़ाई से आप दोनों काम कर सकते हैं। इस पूरे पढ़ाई के दौरान आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितना आप रिवीजन करेंगे आपके लिए उतना फ़ायदा है। रिवीजन करते समय अक्सर ये ध्यान दिया जाता है, अक्सर ये ध्यान रखना है आपको कि आप डायरी का उपयोग कर सकते हैं। डायरी आपके लिए काफ़ी मददगार होगा, जिसकी सहायता से आप अपने प्रत्येक कंटेंट को, मान लीजिए आज आपने कोई चीज़ पढ़ा तो आपको कल अर्थात 24 घंटे के अंदर उसको रिवाइज़ करना है। फिर कोशिश करनी है कि विदिन 7 डेज आपको रिवाइज़ करना है। ये तभी आप कर सकते हैं जब आप डायरी का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रत्येक दिन आपको न्यूज़पेपर का अध्ययन करना चाहिए, और अधिक पुस्तकों को पढ़ने की बजाय बार बार एक ही टॉपिक पे एक ही पुस्तक को अगर पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। छात्रों के बीच अपने मित्रों के साथ एक छोटा ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप के साथ मिल करके आप पढ़ाई कीजिए। एक दूसरे का सकारात्मक आलोचना भी कीजिए और एक दूसरे को प्रोत्साहित भी कीजिए। एक दूसरे के साथ मिल के पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ आसान सा लगने लगेगा। निबंध जैसे टॉपिक या मुख्य परीक्षा जैसे टॉपिक, तो जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उससे संबंधित अगर पिछले वर्ष के प्रश्न में कुछ प्रश्न पूछा गया है तो आप उसको लिखने का प्रयास करें और लॉजिकली उसको एक दूसरे के आंसर को पढ़िए और चेक कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए। तभी आप सीख पाएंगे कि क्या चीज़ें छूट रही हैं और क्या करना है। इंटरनेट से कुछ सहायता आप ले सकते हैं जैसा आपको उचित लगता हो। जब भी किसी सब्जेक्ट के बारे में, मैटर के बारे में आपको कन्फ्यूज़न हो, आप नेट की सहायता ले सकते हैं। पढ़ाई नियमित तरीके से करें और इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम टेबल बना करके पढ़ें। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम टेबल बना के पढ़ने को पसंद नहीं करते हैं, यह आपके ऊपर है, लेकिन मेरी राय है कि हर चीज़ को अगर आप समयबद्ध तरीके से करेंगे तो आप एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम में जा सकते हैं। दूसरी ओर इससे संबंधित बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में होंगे, जैसे कोचिंग की क्या भूमिका है। कोचिंग सिर्फ आपका एक मार्गदर्शक है। अगर यह आपके लिए सकारात्मक हो सकता है तो सिर्फ इस दृष्टिकोण से कि वो आपको बता सकता है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी कोई भी व्यक्ति के सफलता में कोचिंग की भूमिका बहुत ही सीमित होती है। जब आप इसका चयन करें तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करें। शिक्षक कौन है, वहाँ से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या फीडबैक है, तमाम चीज़ें, ना कि प्रचार को देख करके आप किसी संस्थान का चयन करें। दूसरी ओर अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि हम लोग तो छोटे शहर वाले हैं, बड़े शहर के लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। यहाँ भी आप थोड़े से गलत हैं। इस एग्ज़ाम की तैयारी तो एक गाँव में बैठा व्यक्ति भी कर सकता है। इसके लिए किसी शहर और बड़े मेट्रोज़ की ज़रूरत नहीं है। आज की तारीख में इंटरनेट के इस युग में हर प्रकार का स्टडी मटेरियल, हर प्रकार का ज्ञान हर व्यक्ति को गाँव में बैठा है। आप खुद देखिए, यूट्यूब के माध्यम से आप इस एग्ज़ाम के बारे में अभी जान रहे हैं, तैयारी करने की सोच रहे हैं। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण है, कि हमारी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है, हम अच्छे परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र है, या फिर अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं किया, हमारा माध्यम अच्छा नहीं है, हिंदी नहीं आता है, अंग्रेजी नहीं आता है। ऐसे तमाम नकारात्मक विचार का कोई अस्तित्व नहीं है। हकीकत यह है कि कोई भी अच्छा व्यक्ति जो पढ़ने में विश्वास रखता हो, जिसकी समझ हो, वो कहीं से भी तैयारी कर सकता है, किसी भी माध्यम से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। अगर आप पिछले वर्ष के रिजल्ट को अगर देखें तो आपको पता लगेगा कि इसमें ज़्यादातर वैसे छात्र क्वालिफाई करते हैं जो एकदम साधारण से परिवार से, साधारण से शहर से आते हैं। तभी तो कहा जाता है कि यह एग्ज़ाम एक आम इंसान को खास इंसान में बदल देता है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इन सब का बहुत ही सीमित भूमिका है, नहीं के बराबर। ये लोग कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। अगर मान लीजिए आयोग को ऐसा लगता कि यूनिवर्सिटी के ही बहुत अच्छे बच्चे चाहिए तो वो लिख देते ना कि सिर्फ यूनिवर्सिटी टॉपर ही इसके लिए अप्लाई करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार से
बहुत सारी भ्रांतियां आपके मन में होंगी, जैसे साइंस बैकग्राउंड वाले अच्छा होते हैं, आर्ट्स वाले। ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। साइंस वाले भी अच्छा करते हैं, आर्ट्स वाले भी अच्छा करते हैं, नंबर दोनों में समान आता है। कमीशन को कहीं कोई आपत्ति नहीं है साइंस और आर्ट्स से, सबको समान अंक दिया जाता है, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। दूसरी ओर कई बार कहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हम लोग इसकी तैयारी नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, इस एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए आर्थिक पहलू उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपका डिटर्मिनेशन जरूरी है, जितना कि आपकी सोच जरूरी है। अगर आपका सोच बेहतर होगा तो आप उतनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी ओर कई बार होता है बहुत पढ़ना पड़ेगा। देखिए, बहुत नहीं पढ़ना पड़ता है, बल्कि हाँ, नियमित तरीके से पढ़ना हो सकता है। और यह भी ध्यान रखिए कि अगर आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? आप नहीं तो कोई नहीं, हर कोई कर सकता है। मित्रों, इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको सामने आएगी जब आप तैयारी करना शुरू करेंगे, तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मुझसे नहीं होगा, छोड़ देना चाहिए। तो इस समय आपको ज़रूरी है कि अपनी ऊर्जा को बनाए रखें, धैर्य के साथ आगे बढ़ें, मेहनत करें, परेशान ना हो और अपने ऊपर भरोसा रखें। प्रारंभिक असफलता से आप निराश न हो, समाज में आप अपने आप को हंसी का पात्र न समझें और यह मन में भाव कभी न लाएं कि अगर असफल होंगे तो लोग क्या कहेंगे।